स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फिर से हम चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस के कुछ पहलुओं के संबंध में और दुनिया में सबसे अच्छी पेंशन स्कीम किस देश की है, भारत के पेंशन स्कीम में उसका क्या स्थान है और किस तरह के कुछ चेंजेस पेंशन स्कीम में दुनिया भर में रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में। कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है आपके विरोध की आवश्यकता है, तभी हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर आपने विरोध करना बंद कर दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, तो समस्याएं वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। कुछ भाइयों ने हमारे कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस जो है वो यूपीएस अर्धसैनिक बलों के लिए कतई नहीं है, निश्चित रूप से कतई नहीं है। अब एक आप गेस करिए, एक अनुमान लगाइए, एक अंदाजा करिए कि एक अर्धसैनिक बल का जवान ज्वाइन करता है 19 साल, 20 साल या 21 साल या 22 साल की उम्र में, 40 साल में जाके वो रिटायर हो जाता है। 40 साल की उम्र में या 42 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, कुछ प्रमोशनल रैंकिंग के चलते, जो भी रीजन है। 40 या 42 में जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको सुपर एन्युएशन उसका 40 साल 42 साल पकड़ेंगे कि 60 साल तक वेट करेंगे, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर टीवी सोमनाथन जी के उस इंटरव्यू जिस दिन लॉन्च हुआ था, उस दिन के इंटरव्यू में जो उनको पूछा गया उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा था कि वीआरएस आप 25 इयर्स की सर्विस के बाद ले सकते हैं, बट द पेंशन स्टार्ट होगी आपकी सुपर एन्युएशन यानी 60 के एज के बाद। बहुत बड़ा ब्लंडर है ये इतना बड़ा मिस्टेक है। अर्धसैनिक बल का तो कतई नहीं, क्योंकि मोस्टली अर्धसैनिक बल के कई लोग बहुत 20 इयर्स के बाद की सर्विस बहुत कम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो उस स्थिति में तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं। और कोई भी व्यक्ति जब वीआरएस ले रहा हो तभी से उसे पेंशन दिया जाना चाहिए। पहला चीज जो है ये दिक्कत। दूसरी बात, कोई कर्मचारी अगर 40 साल तक जॉब करता है, 25 इयर्स, 26 इयर्स, 28 इयर्स तक जॉब करने के बाद अगर 60 इयर्स का सुपर एन्युएशन हो रहा है तो पेंशन मिल रहा है। पेंशन की लमसम की बात नहीं कर रहा हूं, पेंशन मिल रहा है, ठीक है। जो 40 साल नौकरी करेगा उसके डिडक्शन की बात आप सोचिए। कई लोग ऐसे होते हैं 20-21 इयर्स के एज में ज्वाइन कर लेते हैं और जब 40 इयर्स अगर उसने सर्विस की तो 40 इयर्स के सर्विस में उसका डिडक्शन का अमाउंट कितना ज्यादा रहेगा। अगर मैं एक आकलन आपको देते जाऊंगा, आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन एक एसआईपी में करता हूं, उस एसआईपी को 25 साल के लिए 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मैंने किया और बेसिक रेट पकड़ता हूं 8% का, तो 95 लाख का एकुमुलेशन होता है। अगर 10% का पकड़िएगा तो देख लीजिए कितने का एकुमुलेशन होता है। और अगर मैं इसी एकुमुलेशन को देखूं कि अगर मैं 12% पकड़ूं, 15% पकड़ूं, तो 15% पे 3 करोड़ के ऊपर एकुमुलेशन चला जाता है। सिर्फ 10,000 का कंट्रीब्यूशन ओनली फॉर 25 इयर्स। वही 10,000 का कंट्रीब्यूशन अगर 40 इयर्स के लिए होगा तो उसका एकुमुलेशन देख लीजिए कितना ज्यादा रहने वाला है। और उस एकुमुलेशन के बेसिस पे आप लमसम अमाउंट नहीं पकड़ा के 1/10 ऑफ द 6 मंथ ऑफ सर्विस पीरियड काउंटेड एज अ 1 में देते हैं। कंप्लीटली डिजास्टर वाली बात ये भी निकल के आती है। तो मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं भी चाहता हूं कि ओपीएस ही आए या यूपीएस ओपीएस जैसा ही हो जाए, नाम चेंज करना है कर लीजिए, बट हमें वैसी ही सुविधा, हमारे जो इन्वेस्टेड पैसे है विथ इंटरेस्ट कम से कम वो हमें मिले। अब आते हैं पॉइंट पे तीसरे चीज के। अगर 10 रुपया 95 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल बात है, 10 रुपया 95 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है और आप हमें दे रहे हैं 50 रुपीज और 10 रुपए का लमसम के रूप में 1 या 2 रुपया दिया जा रहा है, तो भी आप 45 रुपीज के बेनिफिट में है। तो इतनी हाई तौबा तो होनी नहीं चाहिए सरकार को, कोई भी सरकार हो, कोई व्यवस्था हो। तो मेरा ये कहना है कि ओल्ड पेंशन, जैसे कि आप सब लोग भी कह रहे हैं, ओल्ड पेंशन देने में भी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन कहीं भी इजी वे में आपको लेकर जाए। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से पेंशन रैंकिंग्स चल रहे हैं। एक सर्वे के दरमियान यूएसए की कंपनी ने जो सर्वे किया, उस सर्वे में ये पाया कि 47 कंट्रीज के सर्वे हुए, उसमें एक बार में 45th स्थान पे आया भारत, एक बार में 41st स्थान पे यानी 41वें स्थान पे, एक बार में 44वें स्थान पे रहा। वर्स्ट पेंशन देने वाले देश के रूप में रह गया वो। पहले दूसरे पे बेस्ट के रूप में तो नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब है पेंशन देने में।
अगर आप देखें, कई बार जब आप चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो ओल्ड पेंशन लेने वाले या कई अपने आप को विद्वज्ञ कहने वाले ये कहेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, अरे उसमें बजट का आधा ज्यादा पैसा तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाता है। इतनी बड़ी र्यूमर है, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है जिसकी हम चर्चा ही नहीं कर सकते। 4.5 लाख सब्सक्राइबर ओपीएस सब्सक्राइबर के साथ 2020 में 1.7% ऑफ जीडीपी था। यही 2050 में जब 16 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगर ओपीएस के, तो वो होगा 0.50% रहेगा जीडीपी का। और अगर कैलकुलेशन ले तो 3 से 4% के बीच में बैठता है पूरा का पूरा। जब आपकी जीडीपी बड़ी होगी तो इसका रेशियो कम होगा। वहीं अगर आप देखिए ग्रीस जैसा देश 16% से 17% के बीच में वो कंट्रीब्यूट करता है पेंशन के लिए। इटली का देख लीजिए, सेम रेशियो में कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद लाताविया, उसके बाद माल्टा, ऐसे देश भी पेंशन रैंकिंग में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। अगर आयरलैंड का देखिए तो भी वो 8.5% के साथ ज्यादा है पेंशन देने में। आप कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ी है तो अरे यार अमाउंट बहुत ज्यादा हो। तो हम चलते हैं चाइना का 2015 तक कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं था। उस समय तक चाइना वन ऑफ द बेस्ट पेंशन गिविंग कंट्री में से एक था। वो अपने यहां अपने कर्मचारियों को ऑलमोस्ट पूरे वेतन के आइदर 80% या लगभग पूर्ण मूल वेतन के बराबर वो पूरा का पूरा पेंशन देता था। 80% आइदर पूरे वेतन के बराबर। उसके बाद वहां कंट्रीब्यूटरी स्कीम जो लागू हुई उसमें यह हुआ कि 20% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के सैलरी के 20% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी, 8% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी करेगा। स्टिल उसके बाद रिटायरमेंट पे जो कॉर्पस मिलेगा कर्मचारी के इन्वेस्टेड अमाउंट पे इंटरेस्ट जोड़ करके दे दिया जाएगा। नीदरलैंड की अगर बात करिएगा, नीदरलैंड बेस्ट है पेंशन देने में। तो नीदरलैंड में क्या है कि जो पेंशन जब स्टार्ट होती है तो उसमें एक वर्ड आता है ऑफसेट, जो आपके सैलरी के अलावा इतर रकम है जो कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है, वो ऑफसेट अमाउंट को हटा करके आपको पेंशन दिया जाता है। जिसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। मान लीजिए ये एग्जांपल आपको अवेलेबल है, कहीं भी देख सकते हैं कि 26,000 के आसपास में, अगर 26,000 यूरो लिखा है यहाँ पे, आसपास में अगर आपका सैलरी है और ऑफसेट 16,000 बैठ रहा है, यानी ऑफसेट सम सॉर्ट ऑफ अलाउंसेस हो गए, उसको साइड कर दिया तो पेंशन आपका 10,000 के आसपास बैठ रहा है। वहां पे एक स्कीम काम करती है एओडब्ल्यू स्कीम के तहत वहां के 95% पेंशन के लिए एश्योर्ड और इंश्योर्ड है कि पेंशन दिया जाएगा, और सभी सरकारी कर्मचारी तो पेंशन के लिए इंश्योर्ड है ही। सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है पेंशन को देना। और आज इतनी बड़ी बात अगर बनी हुई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात से कहीं मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। सभी पार्टी सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जो पार्टी सरकार, कर्मचारी, देश, समाज के योगदान में अच्छा योगदान करती है वही बेहतर है। तो मेरे हिसाब से, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, वही 3 बदलाव को अभी भी दोहरा रहा हूं। वीआरएस जिस एज में ले उस एज से पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहली चीज, लमसम अमाउंट कम से कम उतना तो जरूर होना चाहिए जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ के दे दिया जाए, तब भी आप ग्रोथ में, क्योंकि आपसे हमसे जो अंशदान ले रहे हैं वो उतने कैटेगरी पे खड़ा नहीं रह रहा है, वो आपको कहीं ज्यादा अमाउंट दे रहा है। तो कहीं ज्यादा अमाउंट दे रहा था, हम कहीं ज्यादा तो नहीं, लमसम अमाउंट हम अपने अमाउंट विथ इंटरेस्ट के साथ मांग रहे हैं। तो ये 2 चीज तो पहले यही हो गया। दूसरी बात, पूरी पेंशन की आयु जो है 25 की जगह 20 वर्ष किया जाना चाहिए। 25 वर्ष अत्यधिक है। इन 3 चीजों के बारे में जिक्र करूंगा। और अगर वो कहीं से भी डेरिव्ड करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे देश का, दूसरे कंट्री का, कि वहां का पेंशन बहुत बढ़िया है, उसकी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को भी देखिए। सामाजिक सुरक्षा देना बहुत बड़ा काम होता है किसी भी सरकार का, किसी भी समाज का, और यह एक सामाजिक सुरक्षा है। और इस सामाजिक सुरक्षा में ये छोटे मोटे होल्स नहीं करने चाहिए कहीं से भी। अगर गारंटीड बेसिक पेंशन 50% प्लस डीए को छोड़ दें, 60% फैमिली पेंशन को छोड़ दे, तो बाकी चीजों में दिक्कत तो है ही। मगर फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा, दिक्कत है मगर यूपीएस में सुधार करेंगे हम अपनी आवाज उठा करके, और उसे ओपीएस के जैसा कन्वर्ट करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।